लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैनिज़ारो रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोगों को क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन पढ़नी है। बट ऑब्वियस है कि क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन पढ़ने से पहले जो लास्ट क्लास में कुछ डिस्कशंस हुए थे उनको एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। मैंने तुम लोगों से कहा था कि यूजुअली आप लोगों के कैनिज़ारो रिएक्शन में वही एल्डिहाइड पार्टिसिपेट करते हैं जिन लोगों के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन की कमी होती है। बट उसमें तुम्हें ये बताया गया था कि आप लोगों के पास आइसोब्यूट्रिल अल्डिहाइड ये आपका एक वो पर्टिकुलर अल्डिहाइड है जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है, और अल्फ़ा हाइड्रोजन होने के बावजूद भी ये प्राणी जी क्या करते हैं, आप लोगों का कैनिज़ारो रिएक्शन शो करते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन तुम लोगों के बोर्ड्स में भी है, और जो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, कल को मान लेते हैं तुम्हें 4 ऑप्शन आ जाए और 4 ऑप्शन में से तुमसे पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो कैनिज़ारो रिएक्शन, और उसमें एक आधी ऑप्शन नन ऑफ दिस का होगा तो हम नन ऑफ दिस को टिक कर देंगे, क्योंकि बाकी के 3 ऑप्शंस में हमको अल्फ़ा हाइड्रोजन दिख रहा होगा, तो वहाँ आंसर नन ऑफ दिस नहीं होगा, वहाँ पे आंसर आइसोब्यूट्रिल अल्डिहाइड होगा। तो मैंने कहा था वैसे तो पढ़ लेना किताब से इसका रीज़न क्या है, बट थोड़ा सा समझा देते हैं कि इसका रीज़न भी क्या है। पहले तो देखते हैं इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसके बाद रीज़न वगैरह पे बाद में जाते हैं। तो पहले तो ये जो रिएक्शन है आप लोगों के NaOH के साथ होगी, और यहाँ पे NaOH एज अ आपका क्या यूज़ होने वाला है, बेस की आपका एक न्यूक्लियोफाइल। तो ऑब्वियसली ये कैनिज़ारो है, और जब भी आप कैनिज़ारो रिएक्शन करते हो तो वहाँ पे जो NaOH होता है या फिर कोई भी अगर आपका निगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ है तो वो एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करती है। ठीक है, अच्छा तो अब ये महाराज न्यूक्लियोफाइल के जैसे बिहेव करेंगे। स्टेप नंबर 1 में आते हैं, CH3 CH और CH3। अब कई लोगों के दिमाग में ये डाउट आ रहा होगा कि वाई इट इज़ एक्टिंग लाइक अ न्यूक्लियोफाइल, इसके पास तो अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो ये अल्फ़ा हाइड्रोजन को रिमूव क्यों नहीं कर रहा है। तो उस पर पहली बार प्रोडक्ट लिख लें, बाद में बात करते हैं। तो ये OH नेगेटिव गया यहाँ पे अटैक किया, और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए। मैं पूरी मैकेनिज्म के साथ ही प्रोडक्ट लिख रही हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपका कार्बन ऊपर में आ जाएगा O नेगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, और नीचे में आ जाएगा OH। अब तुमको तो पता है कि नेक्स्ट स्टेप में यानी कि स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, ऊपर से जो तुम लोगों को इंटरमीडिएट मिला है, ये इंटरमीडिएट अपना क्या करेगा, हाइड्राइड आयन शिफ्ट करेगा। अच्छा, तो उसके लिए मैंने बाजू में एक दूसरा सबस्ट्रेट यानी कि दूसरा बकरा बनाकर रेडी रखा है। तो होगा क्या, ये ऑक्सीजन वापस से अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स नीचे शिफ्ट कराएगा, मतलब ऊपर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको पाई बॉन्ड बनाने के लिए नीचे शिफ्ट कराएगा, जिसकी वजह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पे जाएंगे, हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन इसको लेकर यहाँ पहुँचेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स अगेन ऊपर जाएंगे। तो प्रोडक्ट क्या बन गया आपका, कार्बन इसके इस तरफ में ये 2 लटके हुए हैं, ऊपर में अच्छा एक मिनट, ऊपर में क्या आ गया, O नेगेटिव आ गया, बाजू में H आ गया, और ये वाला जो H स्टार है, लेट अस गिव इट एज H स्टार, ये जो नहीं H स्टार नहीं देना चाहिए, रुको रुको, ये वाला आपका ये वाला H बेचारा, इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसके ऊपर का स्टार हटा देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये बेचारा आपका H स्टार निकल के यहाँ पे इससे कनेक्ट हो गया। तो ये बन गया आप लोगों के पास क्या, ये बन गया एक आपका प्यारा सा आयन। अच्छा, प्लस साथ में जो पीछे सबस्ट्रेट छूट गया उसका क्या, वो सबस्ट्रेट कुछ इस प्रकार से होगा, ये डबल बॉन्ड O और यहाँ पे होगा OH यानी कि एसिड। क्या रिएक्शन को मुझे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? नहीं, जो आपका स्टेप नंबर 3 होता है, उस स्टेप नंबर 3 में जो एसिड बनता है, ये एसिड अपना क्या करता है, हाइड्रोजन आयन को लूज़ करता है। ठीक है, ये जो आप लोगों का एसिड होता है ये अपने हाइड्रोजन आयन को लूज़ करता है। किसको लूज़ करेगा, ये पहुँचेगा यहाँ पर। तो इससे आप लोगों के पास प्रोडक्ट क्या बन गया, ये इस प्रकार से C, यहाँ पे मैं ऊपर में OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H स्टार। और जो तुम्हारा क्या नाम है एसिड था, उस एसिड का क्या बन गया, आप लोगों का सॉल्ट बनकर तैयार हो गया। तो ये था हमारा इस रिएक्शन का महान प्रोडक्ट। अगर NaOH यूज़ किए हो तो यहाँ पे Na+ लिख देते हैं, ख़त्म। तो प्रोडक्ट तुमको लिखते आना चाहिए। अब सबसे ज़रूरी चीज़, ठीक है, कि तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाएगा मे बी असर्शन रीजनिंग में, पहला तो ये कि आइडेंटिफाई करो कि इसमें से कौन कैनिज़ारो रिएक्शन शो करेगा, एक वो वाला प्रकार का, और दूसरा तुमसे ये पूछ सकता है कि अगर आप लोगों का आइसोब्यूट्रिल अल्डिहाइड ने कैनिज़ारो रिएक्शन शो की, ठीक है, तो
प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ये जो प्रोडक्ट बना है ये कौन है, ये आप लोगों का आइसोब्यूटाइल अल्कोहल है। कॉमन नेम लिख रही हूँ, IUPAC तो तुम लोग लिख ही सकते हो, ठीक है। अच्छा, और ये वाली जो चीज़ है ये क्या है, आपका सॉल्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम आइसोब्यूट्रेट। सॉल्ट के इसमें ATE लगा देना, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का सॉल्ट रेडी। अब यहाँ पे हमको रीज़न बताना है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आपका वो एसिडिक हाइड्रोजन एसिडिक होने के बावजूद, मतलब क्यों वो कैनिज़ारो दे रहा है। मतलब तुम सोचो, कैनिज़ारो वही लोग देते हैं जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता। वहाँ पे तो एसिडिक हाइड्रोजन होने के बावजूद वो कैनिज़ारो नहीं दे रहा। इसका मतलब वहाँ का जो एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है, उसके पास जो अल्फ़ा हाइड्रोजन का एटम है, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन का एटम इज़ नॉट मोबाइल, ठीक है। ये क्या है, आप लोगों का मोबाइल नहीं है। क्यों ये मोबाइल नहीं है, मोबाइल मतलब ये मूव नहीं कर सकता। OH निगेटिव इसको निकाल के ले जा नहीं सकता। क्यों नहीं ले जा सकता, क्योंकि इसके आजू बाजू 2 बल्की ग्रुप्स लगे हैं और उन 2 बल्की मिथाइल ग्रुप्स ने क्या करके रखा है, आपके जो हाइड्रोजन है उस अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम को क्या कर लिया है, उसकी मोबिलिटी को रोक दिया है। 2 बल्की ग्रुप्स, ठीक है, अराउंड अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम, ठीक है, क्रिएट हिंड्रेंस। उन्होंने क्या कर दी, हिंड्रेंस क्रिएट कर दी, जिसकी वजह से बेचारा निकल नहीं पाया। और क्योंकि वो निकल नहीं पाया, सो देयरफॉर उसकी मोबिलिटी क्या है, बहुत कम। और इतनी कम क्यों निकल नहीं पा रहा, तो ऑब्वियसली रिएक्शन क्या होगी, अल्फ़ा हाइड्रोजन होने के बावजूद भी एक कैनिज़ारो के जैसे बिहेव करेगी, ठीक है। तो ये हो गया कल की बातचीत। अच्छा, अब उसके अलावा नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं। एक और बातचीत तो हमने कर ही ली थी कि जितने कार्बन के आजू बाजू इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप होते हैं, उतना ज़्यादा हाइड्राइड आयन बनने की चांसेस होते हैं, उतना ज़्यादा अटैक होगा। और उसके बाद आई थिंक एक दूसरा पॉइंट भी हमने डिस्कस किया था कि जिस पे अटैक होने वाला है उसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना, क्योंकि वो जितना इलेक्ट्रोफिलिक होगा उतने अच्छे से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन तुमको दिया गया है, क्वेश्चन है कि आपको ऑप्शन दिया है ये इस तरीके से HCH, यहाँ पे O निगेटिव, ये याद आ रहा है, 2 O निगेटिव वाले केसेस याद आ रहे हैं, हाँ। तो अब ऐसे केस में क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है, ये आपका पहला ऑप्शन, और दूसरा दिया है PHC, यहाँ पे H, यहाँ पे O निगेटिव, और यहाँ पे पूछा गया है O निगेटिव। यहाँ तुमसे पूछा गया है कि इन दोनों में से बिटवीन ऑप्शन नंबर A और बिटवीन ऑप्शन नंबर B विच इज़ बेटर हाइड्राइड डोनर, ठीक है। इसमें से कौन सा वाला आप लोगों का बेटर हाइड्राइड डोनर है। तो क्या करोगे बेटर हाइड्राइड डोनर के लिए, क्या कंडीशन कल बताई थी तुम लोगों को कि आजू बाजू कैसे ग्रुप होने चाहिए, -I इफेक्ट, सॉरी +I इफेक्ट वाले, ठीक है। +I इफेक्ट या फिर +R वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे किस बात के, कि जितने ज़्यादा कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, कार्बन उतना ज़्यादा उस हाइड्रोजन को निकालने में इच्छुक रहेगा, ठीक है। तो हाइड्राइड आयन की वहाँ से वो निकलने की क्या रहेगी, बेटर चांसेस रहेंगे, हाइड्राइड आयन ज़्यादा बेटर डोनर बन पाएगा। तो तुम देख लो, कंपेयर कर लो, तो देखो इधर भी O निगेटिव, इधर भी O निगेटिव, तो इसके रिस्पेक्ट में तो कंपैरिजन करना ही नहीं है। तो कंपैरिजन किसके रिस्पेक्ट में करें, मान लेते हैं ये वाला हाइड्रोजन निकलने वाला है, मान लो ये वाला हाइड्रोजन भी निकलने वाला है। सो व्हाट इज़ डिफरेंट, डिफरेंट इज़ कि आपके पास फर्स्ट वाला यानी कि A केस में इधर हाइड्रोजन है और इस तरफ एक बेंजीन की रिंग है। तो तुम बताओ बेंजीन की रिंग क्या करेगी, ठीक है। आप बेंजीन की रिंग में क्या होगा, तो अब ऐसे केस में आप लोगों का ये वाला केस एक बेटर हाइड्राइड डोनर होगा। क्यों हाइड्राइड डोनर होगा, अब जो बेंजीन की रिंग है उसने क्या करने का सोचा है, तुम्हें क्या लगता है वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी रेजोनेंस तोड़ के आगे भेजेगी, नहीं ना। तो देयरफॉर आप लोगों का बेटर ऑप्शन में क्या आएगा, H। तो ये एक क्वेश्चन बन गया। अच्छा, यानी कि इसका आंसर आ गया A ऑप्शन, A ऑप्शन विल बी योर आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल में। जैसे मान लेते हैं आपको वही सेम क्वेश्चन वही है सेम, ठीक है, क्वेश्चन वही सेम है, तुम्हें अरेंज करना है। जैसे ये रिंग मैंने दे दी, यहाँ पर मान लेते हैं OMe ग्रुप लगा दिया, मेथॉक्सी ग्रुप, यहाँ पर तुम लोगों के पास O निगेटिव और यहाँ पे H, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में अगेन यहाँ पे आपके पास एक बेंजीन रिंग आ गई, यहाँ पर NO2 है, नाइट्रो ग्रुप, अगेन ये वाली चीज़ O निगेटिव, यहाँ पे O निगेटिव और यहाँ पर H। अच्छा एक मिनट रुको, हाँ
यहाँ पे क्या आ गया, H आ गया। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड वाला केस में यहाँ पे आप लोगों के पास रिंग, यहाँ पे कुछ भी ग्रुप नहीं है, ये बस इस तरीके से बड़े मज़े से लगा हुआ है। तो ये O नेगेटिव, यहाँ पर H और यहाँ पे O नेगेटिव, ये इस तरीके से आपको ग्रुप दिए हैं। और उसके बाद एक और यहाँ पे केस बना लेते हैं, इस पे भी बाजू में कोई ग्रुप नहीं है, यहाँ O नेगेटिव, ऊपर में H, लेकिन यहाँ पे OH। वही सेम क्वेश्चन है, कौन सा वाला क्वेश्चन है सेम, ये वाला जो यहाँ दिया था कि विच इज़ बेटर हाइड्राइड डोनर, कौन ज़्यादा आपका बेटर हाइड्राइड डोनर है, आप लोगों को यहाँ पर बताना है। ठीक है, यही सेम क्वेश्चन जो ऊपर पूछा गया था, सेम टू सेम। तो सबसे पहले याद रखना, हाइड्राइड डोनर का जो रहता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके कार्बन को, मतलब हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन को कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, इस बात पे डिपेंड करता है। अब हम यहाँ पे एक एक ग्रुप को पढ़ना शुरू करते हैं। जो आपका ये मिथॉक्सी ग्रुप होता है OMe, क्योंकि इस ऑक्सीजन के ऊपर में लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये +R ग्रुप, मतलब +R शो करता है, जो कि तुम्हें पता भी होना चाहिए क्योंकि हमने टॉपिक पढ़ा था एसिडिटी, जिसमें मैंने बहुत सारे तुम्हें क्वेश्चन दिए थे एसिडिटी के ऊपर, अरेंज करो, ये करो, वो करो, याद करो 10-11 स्टैंडर्ड में हम जब GOC पढ़ते थे। तो आपको वो सब अरेंजमेंट में ये पता होना चाहिए कौन +R है, कोई -R है, कौन +I है, कोई -I है, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है कि जो +R हो वो +I हो, क्योंकि ऑक्सीजन बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये प्राणी आप लोगों का कौन होता है, -I वाला रहता है ग्रुप। ठीक है, तो यानी कि रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट से रिमूव कर रहा है। ओके, लेट अस सी बाद में। NO2, ये तो क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स है, किसी भी ग्रुप में अगर आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर दिख जाता है, लाइक NO2 में दिख गया, लाइक साइनाइड में दिख गया, ठीक है, तो ये सल्फेट में दिख गया, सल्फेट तो नहीं, हाँ सल्फेट में दिख गया, तो ये -R होता है। और नाइट्रोजन भी क्योंकि फॉन है तो ये भी आप लोगों का -I है। अब जो नीचे के दो मतलब आपको दिए हुए हैं, उन दोनों में से क्या दोनों में डिफरेंस है, यहाँ तो दोनों में किसी के पास ग्रुप नहीं लगा है, यहाँ भी देखो ग्रुप नहीं लगा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि O नेगेटिव इधर भी है, O नेगेटिव इधर भी है, यहाँ एक और O नेगेटिव है और यहाँ पे OH है, बराबर, यहाँ पे क्या है, OH है। तुम्हें याद होगा कल की क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे, उस क्वेश्चन से मैंने तुम्हें बताया था कि दो मैकेनिज्म्स होती हैं कैनिज़ारो की। पहली मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग अगर चलोगे तो O नेगेटिव बनता है बस, और O नेगेटिव हाइड्राइड को स्टेप नंबर 2 में किक आउट कर देता है बाहर। लेकिन अगर मैकेनिज्म नंबर 2 में जाओगे तो मैकेनिज्म नंबर 2 से O नेगेटिव बनता है और सेकेंड स्टेप में फिर से एक और O नेगेटिव बनता है, और वो फिर बाद में आप लोगों का हाइड्राइड स्टेप नंबर 3 में निकलवाता है। तो इस हिसाब से मैंने कल ये बताया था, क्योंकि दो O नेगेटिव है तो दो O नेगेटिव का +I इफेक्ट रहा है, और +I इफेक्ट इतना स्ट्रांग है कि दोनों ने मिलके उस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दिया और हाइड्राइड निकल गया, बराबर। यानी कि जितने ज़्यादा O नेगेटिव होंगे इलेक्ट्रॉन उतनी आसानी से निकलेगा, बराबर है, उतनी आसानी से निकलेगा। तो अब देखो इसमें आपको पहले तो ये पहचानना है कि सबसे बेस्ट कौन है। तो बेस्ट में यही एक ऑप्शन हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये +R है, +R से इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है। अब अगर किसी को ऐसी फीलिंग आए कि -I भी तो है, तो -I सोचने वाले लोगों को ये बता दिया जाए कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ कम होता जाता है। तो ए सबसे बेटर ऑप्शन होगा। सबसे वर्स्ट ऑप्शन कौन होगा, जिसमें भले ही दो O नेगेटिव है लेकिन उसमें माइनस वाले ग्रुप लगे हुए हैं, तो आप लोगों का जो ऑप्शन नंबर B है वो वर्स्ट होगा। अब बचते हैं दो ऑप्शन, एक बचता है C और एक बचता है D। C और D में किसको आगे रखोगे, एक मिनट रुको, हाँ C और D में किसको आगे रखोगे, तो यहाँ पे इसके पास दो O नेगेटिव है, इसके पास एक O नेगेटिव है, OH है, ग्रुप दोनों के पास ही नहीं है, तो ऑब्वियसली एब्सोल्युटली आप लोगों का जो C है वो आगे रहेगा, उसके बाद D आएगा और उसके बाद सबसे आखिरी में B आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं कि बेटर हाइड्राइड डोनर कौन है, और जितना अच्छा वो हाइड्राइड डोनर होगा उतना स्पीड में अटैक होगा, स्पीड इन द सेंस अटैक का रेट उतना ही ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा अटैक का रेट होगा आपकी रिएक्शन उतनी ही जल्दी, या फिर कह सकते हैं उतनी हाई रेट से होगी। तो अब इस पे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता था कि मान लेते हैं वो OMe ग्रुप को आप लोगों ने इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में यहाँ कहीं लगा दिया होता, तो अब तुम्हें तो पता है ये मेटा पोजीशन है, और मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस काम नहीं करती। तो कैसा होता है जब आप मेंस का पेपर देने बैठोगे, मैं एडवांस की बात नहीं कर रही हूँ, ये सवाल बिल्कुल भी एडवांस टाइप के नहीं है, एडवांस के सवाल आते हैं इन्हीं बेसिक कंसेप्ट से ही आते हैं,
ऑब्वियसली उसके लिए कोई हाई फंटूश पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है, लेकिन जब आपने मेंस के पेपर में इस टाइप के सवाल तुम देखना हर साल एक ना एक मिलेगा ही मिलेगा कि अरेंज करो ऑर्डर, कभी किसी ऑर्डर में कभी उसी ऑर्डर में। तो जो फंडामेंटल कंसेप्ट होता है जो जीओसी के वक्त सीखा जाता है वो हमेशा काम आएगा। बाकी हर टॉपिक पे छोटे छोटे नोट्स बना के रखने होते हैं कि इसमें कौन से वाले फैक्टर पे कौन सा लगाना है, वो उतना तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो ये हम लोगों ने कल की क्लास के बेसिस पे रिवीजन कर लिया। अभी आज हमको क्रॉस कैनिज़ारो पढ़ना है। क्रॉस कैनिज़ारो पढ़ने के लिए बहुत ही सिंपल सी मैं चीज़ बता रही हूँ, उसको लॉजिकली समझोगे। लॉजिकली समझने के बाद उसमें कोई रट्टा वट्टा मारने की नीड नहीं है। मैंने एक्चुअल में ऐसा सुना है एक से कुछ अलग ही अलग कंसेप्ट के बारे में कि ये थोड़ा सा मतलब अब उसे बताना तो नहीं चाहिए, जो भी हो कंसेप्ट लॉजिकल रहने चाहिए, बात खत्म। अब आप ऑब्वियसली क्रॉस कैनिज़ारो कर रहे हो, तो क्रॉस कैनिज़ारो में आपके पास दो डिफरेंट एल्डिहाइड होंगे, एल्डिहाइड नंबर 1 और एल्डिहाइड नंबर 2। अब आपको OH निगेटिव डाला जा रहा है आप लोगों का रिएजेंट। अब ये जो रिएजेंट है बिफोर फॉर्मिंग प्रोडक्ट, इसके पास ऑप्शन है कि मैं प्रोडक्ट किसके साथ बनाऊँ। मतलब आपके यहाँ पे दो केस अराइज हो सकते हैं, ठीक है। केस नंबर 1 ऐसा हो सकता है कि आपका जो OH निगेटिव है वो एल्डिहाइड नंबर 1 पे अटैक करे, बिल्कुल हो सकता है ना, और सबस्ट्रेट नंबर 2 वैसे का वैसे ही रह जाए, क्यों नहीं हो सकता। और ऐसा भी तो केस हो सकता है, केस नंबर 2, कि आपका जो एल्डिहाइड नंबर 2 है OH निगेटिव उस पर अटैक करे। तो क्या हम दोनों पॉसिबिलिटी बनाएंगे? नो, हम लोग दोनों पॉसिबिलिटीज़ नहीं बनाने वाले। आपको एक नियम बांधना है, वो नियम ये कि इन कैनिज़ारो रिएक्शंस, ठीक है, OH निगेटिव इज न्यूक्लियोफाइल। याद रखना, बेसिक लॉजिक है। OH निगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है एंड न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, ठीक है, दुनिया के किसी भी न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, बराबर, एक इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। तो कंपेयर आप क्या करो, आपके पास जो दो एल्डिहाइड है, ठीक है, कंपेयर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ टू एल्डिहाइड, ऑफ एल्डिहाइड नंबर 1 एंड एल्डिहाइड नंबर 2। अब तुम खुद सोचो, अगर तुम खुद एक न्यूक्लियोफाइल होते, तुम खुद एक निगेटिव चार्ज की स्पीशीज होते, तो तुम क्या करना पसंद करते? तुम एक ऐसे कार्बन पे अटैक करना पसंद करते जिसके पे बहुत पॉजिटिव है, बराबर है। कम पॉजिटिव वाले पे तो अटैक करना पसंद नहीं करोगे ना। एक न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करना पसंद करेगा जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। अब हमें कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रोफिलिक मतलब क्या? इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी। तो पहले तो हम लोग ये सीख लेते हैं कि अगर आपको दो एल्डिहाइड दिए जाए तो आप कैसे पता लगाओगे कि कौन कम इलेक्ट्रोफाइल है, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल है। तो थोड़ा सा ना नीचे की तरफ सीखना है, ऊपर मुझे कुछ नोट्स बनाने हैं। बिकॉज लेट्स इमेजिन आपको दिया है पहला ऑप्शन में बेंजल्डिहाइड PHC डबल बॉन्ड OH, ये आपको दिया है एल्डिहाइड नंबर 1। अच्छा, एल्डिहाइड नंबर 2 यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, क्या है आप लोगों के पास, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। बेंजीन रिंग में यहाँ से CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है और इसी के रिस्पेक्ट में पैरा पोजिशन पे Me ग्रुप लगा है। अब तुम्हें ये बताना है कि OH निगेटिव किस पर अटैक करेगा। तो OH निगेटिव उस पर अटैक करता है जिस पर आप लोगों का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब डिफिशियंसी। अभी देखो दोनों में कॉमन क्या है, CHO दोनों में कॉमन है, बेंजीन दोनों में कॉमन है। यहाँ पे आ गया है आप लोगों का Me जो है तुम्हें पता है, बेसिक GOC याद करें, एक प्लस आई वाला ग्रुप होता है, बराबर, एंड इवन ये हाइपर कॉन्जुगेशन भी करता है। अगर तुम भूल गए हो ये सारी चीज़ें तो आज कम से कम हाइपर कॉन्जुगेशन रिवाइज कर लेना, क्योंकि मेंस के पेपर में ये तक सवाल आ सकता है, 4 सब्सटेंस दे देंगे और पूछेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन किस में होती है किस में नहीं। क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन ऐसा कोई भी एरा गैरा उठ के नहीं कर सकता। मैं तो भूल चुकी हूँ किस में होती है किस में नहीं होती है, पढ़ाया भूल गए, खत्म बात, अगले साल फिर पढ़ाएंगे फिर भूल जाएंगे, राइट। लेकिन तुम्हें याद रखना है पेपर क्योंकि तुमको देना है, तो इसमें प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो इसका मतलब Me बेंजीन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, समझ रहे हो। और फिर बेंजीन वही इलेक्ट्रॉन किसको सप्लाई कर रही है, इस कार्बन को सप्लाई कर रही है, क्योंकि अगर OH निगेटिव अटैक करेगा तो उसी कार्बन पे करेगा ना, राइट। इस कार्बन पे अटैक होने वाला है, ये इस कार्बन पे, तो वहीं पे अटैक होगा। तो कार्बन का पास पॉजिटिव था, कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, ठीक है। अगर आपको कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है और अगर कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो इसका मतलब उसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर कम हो रहा है। और पहले वाले केस में
उसको तो कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई है नहीं। तो यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए जा रहे हैं, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने से डिफिशियंसी क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर मतलब डिफिशियंसी घटेगी। हमको डिफिशियंसी घटाना नहीं है, हमको बल्कि और बढ़ाना है। तो OH निगेटिव किस पे अटैक करेगा, जो ज़्यादा डेफिशिएंट होगा। तो कौन ज़्यादा डेफिशिएंट है, पहला वाला अल्डिहाइड, तो इस पर अटैक होने वाला है। ये अपन ने यहाँ पे टिक मार दी है, ठीक है। अपनी नोट्स कॉपी में अपनी भाषा में इस चीज़ को लिख लेना। अच्छा, उसके बाद अपन आ जाते हैं सबस्ट्रेट नंबर 2 में। सबस्ट्रेट नंबर 2 तुम लोगों को देते हैं, याद रखना क्या है, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन की कमी कैसे होती है, जब कोई आप लोगों के पास ऐसा ग्रुप हो जो आपसे इलेक्ट्रॉन छीन रहा हो। चलो, यहाँ पे अल्डिहाइड नंबर 1 में CHO है, यहाँ पे आपके पास Cl है, फिर बाजू में यहाँ पर यही सेम सबस्ट्रेट है, यही सेम सबस्ट्रेट। तो उसको मैं वापस से ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, बट खुद सोचो, एल्डिहाइड नंबर 2 में Me ग्रुप है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है। और यहाँ पे Cl ग्रुप है, तो Cl ग्रुप क्या करता है, -I। एक क्विक रिविजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन रेजोनेंस नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि क्लोरीन में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं आप लोगों के 3p 4p 5p वाले, और जो कार्बन होता है वो होता है 2p वाला। तो उनमें क्योंकि साइज का डिफरेंस होता है तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता, तो यहाँ पे सिर्फ -I। लेकिन बाजू वाले में तो प्लस और हाइपर कंजुगेशन हो रही है, दिए जा रहे हैं कम भले ही अल्डिहाइड नंबर 1 में भले ही ना हो रही है, कुछ भी ना हो, कम से कम इलेक्ट्रॉन निकालने वाला ही हमको यहाँ पर यहाँ का अटैक सबस्ट्रेट नंबर 1, ठीक है। अच्छा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाते थर्ड ऑप्शन में आ जाते हैं। अभी थर्ड ऑप्शन में सेम चीज दी हुई, और यहाँ पर हम लोग चेंज यहाँ पे हम लोगों ने रिंग क्रिएट कर, रिंग में यहाँ पे CHO लगा दिया, और यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा दिया। अब तुम तो जानते हो NO2 ग्रुप -I भी देता है, -R भी देता है, और जो क्लोरीन ग्रुप है जो मात्र -I, तो किसने इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकाले, बात उस पर आती है। निकाल दोनों ही रहे, बट किसने ज्यादा निकाले, तो इसने निकाला, तो इस पर आपका OH नेगेटिव अटैक करेगा, खत्म बात। अच्छा, अब आ जाओ सबस्ट्रेट नंबर मतलब केस नंबर 4 पर। तो केस नंबर 4 में यहाँ पर हम लोगों ने एक रिंग बना लेते हैं, यहाँ पर CHO ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे Me ग्रुप लगा दिया। चलो ठीक है, Me मतलब कौन, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला। फिर यहाँ पे CHO ग्रुप लगा दिया, और इस बार Me जो है वो यहाँ लगा दिया। अब क्या है, तो देखो Me आप ऑर्थो, पैरा, मेटा कहीं भी लगाओ, वो तो इलेक्ट्रॉन आपको हमेशा सप्लाई करेगा, तो ये तो हमेशा +I इफेक्ट देने ही वाला है, नो डाउट। लेकिन Me अभी देखो यहाँ पैरा पोजिशन में, ओके, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगी, हाँ होगी। Me यहाँ कौन सी पोजिशन पे, ऑर्थो पोजिशन पे, क्या यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन होगी। क्या हाइपर कॉन्जुगेशन डिस्टेंस डिपेंडेंट होती है, मतलब ऑर्थो वाली हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा अच्छी होगी और पैरा वाली हाइपर कॉन्जुगेशन अच्छी नहीं होगी, ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं। हाइपर कॉन्जुगेशन वाला जो फिनोमेना होता है, या जो रेजोनेंस वाला फिनोमेना होता है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। यानी कि आप हाइपर कॉन्जुगेशन एकदम क्लोज लगा के करवा रहे हो या दूर लगा के कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हर जगह से इक्विवेलेंट या फिर सेम होती है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों ही केस में सेम है, लेकिन तुम्हें तो पता है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किस बात के, डिस्टेंस के। तो जितना दूर होगा, ठीक है, जितना दूर होगा उतना कम इंडक्टिव इफेक्ट होगा। तो देखो, दोनों ही ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन सप्लाई तो किए जा रहे हैं, बट ऑप्शन नंबर 1 में क्योंकि Me दूर है, तो वहां पे कंपैरेटिवली ऑप्शन नंबर 2 के यहाँ पे +I का जो इफेक्ट होगा, वो इफेक्ट क्या होगा, कंपैरेटिवली लो होगा। क्यों यहाँ पे इफेक्ट कंपैरेटिवली लो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पैरा पोजिशन से उतनी आसानी से या उतने इफेक्टिवली नहीं पहुंच पा रहे जितना कहाँ से पहुंच पा रहे हैं, आपके +I से। जहाँ दोनों में ही रहे, बट इफ ज़्यादा कहाँ से जा रहे हैं, पहले केस से। हम बल्कि हमें आपके कैनिज़ारो रिएक्शन में ऐसा मॉलिक्यूल होना, ऐसा सबस्ट्रेट नंबर 1 ऐसा होना जिसपे OH नेगेटिव अटैक करे, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो। तो कंपैरेटिवली किसमें कमी है, इस वाले ऑप्शन में, ठीक है। काम बन रहा है, धीरे धीरे बनाते हैं, चलो धीरे समझ जाएगा। अच्छा, सेम अभी अपन थोड़ा सा वेरिएशन यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये आपकी रिंग है, रिंग को ठीक से बना लेना। यहाँ पे CHO है, यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया। सबस्ट्रेट नंबर 2 में अगेन ये रिंग बना ली है, यहाँ पे आपका CHO है,
और यहाँ पे हम लोगों ने एक ऑर्थो पैरा मेटा, ये यहाँ पे अपना Cl लगा लिया। देखो दोनों ही सेम है। अब देखो ये वाला जो Cl है ये मेटा पोजीशन पे, ये वाला जो Cl है वो कौन सी पोजीशन पे है, कौन सी पोजीशन पे है, कौन सी पोजीशन पे है, पैरा। क्लोरीन अभी अभी मैंने ऊपर बताया था मात्र इंडक्टिव इफेक्ट देता है, रेजोनेंस नहीं होती। ठीक है, तो अगर कई लोगों को फीलिंग आ रही हो कि मेटा पे तो रेजोनेंस नहीं होगी, पैरा पे रेजोनेंस होगी, इसीलिए पैरा को टिक मार देते हैं, ये गलती है। सुनो, यहाँ लोगों को एरर होता है, यहाँ लोगों से एरर होता है, इवन एसिडिटी वाले क्वेश्चन में भी एरर होता है। क्या एरर कर देते हैं वो लोग, ये सोचते हैं, उनकी एरर ये होती है कि इस पर्टिकुलर सबस्टेट में, ठीक है, मैं एरर को येलो कलर से लिख रही हूँ, ठीक है, मैं एरर को येलो कलर से लिख रही हूँ, कॉपी में अच्छे से देखना। वो ये सोचते हैं कि अल्डिहाइड नंबर 1 क्योंकि मेटा पोजीशन पे है और मेटा पोजीशन में रेजोनेंस नहीं होती तो वहाँ पे से -I ऑपरेट कर रहा है, और क्योंकि सेकेंड केस में क्लोरीन आपके पैरा पोजीशन पे है तो वहाँ पे -I भी है और वहाँ पे -R भी है, वो लोग ये सोचते हैं। और उनके अकॉर्डिंग क्योंकि यहाँ से दो लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, 2 लोग मिलकर यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि यहाँ पे मोर डिफिशिएंसी होगी। तो क्योंकि यहाँ पे मोर डिफिशिएंसी होगी तो देयरफॉर वो लोग बोलते हैं कि OH नेगेटिव का अटैक यहाँ करवा दो। लेकिन ये जो लॉजिक उन्होंने लगाया ये गलत लगाया। क्यों इनका ये लॉजिक गलत है उसको हम जस्टिफाई करते हैं, क्योंकि रियलिटी ये है कि चाहे क्लोरीन को ऑर्थो पे लगाओ, पैरा पे लगाओ, मेटा पे लगाओ, वो तो कभी भी रेजोनेंस करती ही नहीं है, दोनों में एक ही इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है -I। लेकिन जो आपका पहला वाला ग्रुप है उसमें आपका -I मेटा पर है और जो सेकेंड वाला है उसमें -I पैरा पे है। अब डिस्टेंस के साथ साथ एज वी नो कि -I का इन्वर्स रिलेशनशिप चलता है डिस्टेंस के साथ, तो पैरा में जो -I है क्योंकि वो दूर है तो वहाँ से ये जब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की कोशिश करेगा तो बाजू वाले के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी इसकी कैसी रहेगी, कम रहेगी। क्यों इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी कम रहेगी, क्योंकि ये दूर है। तो कौन ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर पा रहा है, पहला वाला, तो इसीलिए अटैक किस पे होगा, पहले वाले पर। ठीक है, तो जिन लोगों को कन्फ्यूजन होता है वो कन्फ्यूजन के हमारे गलत ऑप्शन टिक कर देते हैं इस वजह से। तो इस तरीके से गलती होने के चांसेस रहते हैं। थोड़ा सावधानी से और कंसेप्ट को बैठाकर अगर काम करोगे तो नहीं होगा। और ये सारे कंसेप्ट 11th स्टैंडर्ड की GOC में सिखाए जा चुके हैं। सो देयरफॉर आई एम नॉट एट ऑल गोइंग इन डिटेल। 12th में आ गए हो, ऑलमोस्ट एंडिंग पढ़ रहे हो, तो इतना तो अब पता होना ही चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आ गया Cl। अब आई डोंट थिंक कि मुझे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देने की नीड है, सिंपल यहाँ पे अटैक होगा। 7th वाले में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है CCl3 और यहाँ पे CHO और यहाँ पे मैंने दिया HCHO। दिख रहा है क्या कर रही हूँ मैं। अब ये वाले इसमें तुम थोड़ा सा कल की क्लास को याद करो। अब अगर कल की क्लास तुम्हें याद होगी तो तुम्हें ये बात अच्छे से पता होगी कि कल की क्लास में कुछ लिखवाया था हमने तुमको। तो कल की क्लास में तुम्हें ये बताया गया था कि CCl3CHO कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देता, बराबर है, बताया था, वो सेल्फ के लिए बताया था, क्रॉस में वो देगा। ठीक है, याद रखना। तो अटैक किस पे होगा, इस पे होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये आप लोगों का ज़्यादा -I ग्रुप वाला है। वैसे ही अगर एक दे दिया PHCHO बेंजल्डिहाइड और एक दे दिया है कार्बन, इधर पे Me, इधर में Me, इधर में Me और इधर में CHO। अब तुम्हें मुझे ये बताना है कि किस में आप लोगों का इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो देखो Me 3 ग्रुप, बाप रे, +I वाले भर भर के इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। और यहाँ तो बेंजीन है, बेंजीन -I करता है, ये तो हम जानते हैं, कुछ तो इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, बराबर, लेकिन बेंजीन +R करता है। और रेजोनेंस में और इंडक्टिव में डोमिनेटिंग कौन है, भले ही इंडक्टिव 3 हो रही है बट रेजोनेंस बहुत डोमिनेटिंग होती है। सबसे डोमिनेटिंग कौन होता है, रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर आपका ये क्या नाम है, इंडक्टिव। तो इसीलिए यहाँ पर अटैक होगा। तो कई लोगों को लगता है कि नहीं यहाँ पे रेजोनेंस है, अटैक वहाँ पे करवा लेते हैं, तो ऐसा नहीं। अटैक कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 इंडक्टिव है, यहाँ पे कम से कम कुछ तो -I है। अच्छा, 9th में आ गए, 1 मिनट, 9th वाले केस में यहाँ पे ले लिया फॉर्मल्डिहाइड HCHO और अगेन यही सबस्ट्रेट रिपीट कर दो। तो आपका जो अल्डिहाइड नंबर 2 है यहाँ पे 3 +I ग्रुप है और आपका जो HCHO है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सादा हाइड्रोजन, ना तो बेचारा इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना तो दे रहा है, तो इसी पर अटैक होगा।
ठीक है, ये इस प्रकार से आपको डिसाइड करना है कि अटैक कहाँ पे होगा। अब जैसे मान लेते हैं ये एक आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, फिर इस चीज़ को ओवर करके मैकेनिज्म समझा देते हैं तुम्हें। यहाँ पे ये CHO है, यहाँ पे मैंने OH ले लिया, फिर यहाँ पे आप लोगों का रिंग है और यहाँ पे CHO है, और उसके बाद यहाँ OH ले लिया, और ये कहाँ पे, यहाँ पर। अब तुम्हें डिसाइड करना है, पहले तो OH खुद कैसा है वो डिसाइड कर लो। O क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज़ है तो ये -I होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे। लेकिन O क्या करता है, +R इफेक्ट देता है। क्यों देता है, क्योंकि उसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, यहाँ पे भी OH है, ये भी +R देगा, यहाँ पे भी -I होगा। अगेन सेम वही डिस्कशन, रेजोनेंस इंडिपेंडेंट होती है डिस्टेंस के। तो OH जितने इलेक्ट्रॉन अल्डिहाइड नंबर 1 में दे रहा है उतने ही इलेक्ट्रॉन वो अल्डिहाइड नंबर 2 में भी दे रहा है। बात अगर किसी के वजह से वेरिएशन आएगा तो वह -I की वजह से। पहला वाले सबस्टेट में OH ग्रुप CHO के बहुत नज़दीक है तो वो ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, और सेकेंड वाले में वो पैरा पोजिशन में वो दूर है, तो दूर होने की वजह से यहाँ पर इसका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, और ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की जो इसकी कैपेसिटी है वो कैपेसिटी कैसी रहेगी, उसकी लेस रहेगी। और देयरफॉर कहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगे, मोर इलेक्ट्रॉन्स। तो देयरफॉर अटैक कहाँ होता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स कम हो, तो यानी कि यहाँ पर अटैक होगा। ठीक है, अभी जो इतने सारे सबस्ट्रेट्स तुम्हें लिखवाए हैं इन सब का कैनिज़ारो करने का है, मैं 1 या 2 करके दिखाऊंगी, बाकी सबके कैनिज़ारो तुम्हें करना है, क्रॉस कैनिज़ारो, और उसका आराम से एक मस्त सा PDF बनाकर मुझको भेजना है चेकिंग के लिए। ठीक है, अच्छा अभी लिखेंगे कैसे प्रोडक्ट, तो आप समझते हैं हम प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, लेकिन प्रोडक्ट लिखने से पहले हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि जो +I ग्रुप होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, किस बात के, आपके इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के। मैं इलेक्ट्रोफाइल का सिंबल बना रही हूँ, इसके आगे PHI LIC लिख देते हैं ताकि इलेक्ट्रोफिलिक बन गया वो। ठीक है, और जितने ज़्यादा -I ग्रुप होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के, बराबर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा नेचर में, आप लोगों का OH निगेटिव का अटैक उस पर होगा, यानी कि OH निगेटिव किस पे अटैक करेगा, आप लोगों के इलेक्ट्रोफिलिक नेचर पे। कल को मेंस के पेपर में ऐसा भी हो सकता है 4 ऑप्शन दे दिए जाएं और उसमें पूछे कि इन कैनिज़ारो रिएक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग अल्डिहाइड OH निगेटिव विल अटैक एट द लास्ट या एट द फर्स्ट, सबसे पहले या सबसे तेज, कुछ भी, तो कंसेप्ट रेडी होना और क्या। ठीक है, अच्छा अब आते हैं इसके मैकेनिज्म पे। मैकेनिज्म समझते हैं और फिर मैकेनिज्म से हम लोग को ट्रिक्स डिराइव करते हैं और फिर ट्रिक्स को हम लोग लिख लेंगे। एक पेज के एडिशन की नीड होगी हमें, 2 मिनट। ठीक है, चलो, मैकेनिज्म कुछ भी नहीं है, कल वाली ही मैकेनिज्म है, तो ऐसा तो सोचना ही मत कि 1 मिनट, हाँ ऐसा तो 1 मिनट ये क्या हो गया, एक मिनट रुकोगे, ऐसा लग रहा है कि कुछ स्प्लिट अप हो गया है चीज़ें। तुम लोगों को जब नोट्स बनाने होंगे तो दिक्कत हो जाएगी, कुछ स्प्लिट हो गई है चीज़ें, समझ नहीं आ रहा है। देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये तो प्रॉपर है। मैकेनिज्म हम यहाँ से लिख रहे थे और ये वाला पार्ट पता नहीं क्या हो गया है, चलो जान दो, छोड़ो, जो भी हुआ हो। हाँ, अब यहाँ पे आ जाता है मैकेनिज्म समझते हैं। मैकेनिज्म वही है कल वाली, कोई नया नहीं है, तुम लोगों को बस आपको डिसाइड करना है कि कैसे होगा। तो कोई भी हम 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक ले लेते हैं HC+OH और दूसरा ले लेते हैं बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो ये आ जाएगा PHC+O और ये H, अटैक होगा OH निगेटिव का। अब ये OH निगेटिव को डिसाइड करना है कि वो कहाँ अटैक करेगा। तो तुम्हें तो पता है PH बेंजीन रिंग +R से इलेक्ट्रॉन देता है और आपका -I से इलेक्ट्रॉन लेता भी है। चलो जाने दो, जो करना है करे, लेकिन H तो कुछ भी नहीं करता है ना। अब कुछ भी नहीं मतलब ना इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना ले रहा है, तो इसीलिए आप लोगों का ये जो आपका क्या नाम है फॉर्मल्डिहाइड है,
ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अब कई लोगों को इसमें ये कन्फ्यूजन होता है, अरे कुछ तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं सेकेंड वाले एल्डिहाइड से। अरे बाबा जी लोग ये समझो कि कुछ तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, बट उससे कई गुना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस से जा रहे हैं, क्योंकि रेजोनेंस डोमिनेटिंग होती है। तो हम लोग स्टेप्स करते हैं। स्टेप नंबर 1, OH निगेटिव आएगा, फॉर्मल्डिहाइड पे अटैक करेगा, करवा लो, HC डबल बॉन्ड O और ये H प्लस में आ गया ये OH निगेटिव। आया OH निगेटिव, अटैक किया इस कार्बन पे, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए यहाँ। मेरे हिसाब से अब तक तो तुम्हें स्टेप्स रट जानी चाहिए। HC ऊपर में आ जाएगा O निगेटिव, मैं इलेक्ट्रॉन शो नहीं कर रही हूँ, अब वो तुम खुद करना, और ये OH। स्टेप नंबर 2 में आते हैं। ये जो ऊपर में आपका क्रिएट हुआ है HC और ऊपर में O निगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा H और यहाँ पे आ जाएगा OH। ये रिएक्ट करेगा आप लोगों के दूसरे एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के साथ। क्या, कैसे? ये नीचे आएगा, इसके आने की वजह से ये हाइड्राइड आयन बाहर निकलेगा, हाइड्राइड आयन जाके अटैक करेगा इस कार्बन पे, ये चीज़ शिफ्ट होगी ऊपर। कल की ही रिएक्शन है, नथिंग न्यू। सबस्टेट नंबर 2 में क्या हो गया, PHC, ठीक है, ऊपर में O और O के बाद ये निगेटिव, एक मिनट ये ऊपर में O के बाद निगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का हाइड्रोजन और नीचे में भी आ गया एक हाइड्रोजन, प्लस एक एसिड बनेगा, फर्स्ट वाला सबस्टेट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, HC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH। उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 3 में? स्टेप नंबर 3 में ये जो होता है कि आप लोगों का जो एसिड बना है, ये एसिड अपना प्रोटॉन ट्रांसफ़र कर देता है। तो प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा कैसे, ये ऐसे, ये यहाँ का H निकल के यहाँ लग जाएगा, तो जिसकी वजह से सब ये जो है आपका ये वाला सेकेंड मॉलिक्यूल, ये क्या बन गया, एक अल्कोहल, PHCH2OH। और जो पहला वाला है वो क्या बन गया, सॉल्ट बन गया, HC डबल बॉन्ड O निगेटिव, चाहे तो Na+ वगैरह लगा दो। तो कल की मैकेनिज्म है, कुछ डिफरेंट है क्या? कुछ भी डिफरेंट नहीं है। जिसमें से तुम्हें पता है कि स्टेप कौन सी स्टेप RDS है, चाहे क्रॉस करो चाहे सेल्फ करो, वो स्टेप RDS होगी जहाँ से हाइड्राइड निकल रहा है। तो यानी कि यहाँ पे भी स्टेप नंबर 2 RDS है, एंड इवन हर स्टेप आप लोगों की इक्विलिब्रियम पे है, मैं शो नहीं करती उस चीज़ को, ठीक है, ये आप लोगों के इक्विलिब्रियम पर बराबर। पहली स्टेप में क्या हुआ, पहली स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ ऑन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में क्या हुआ, हाइड्राइड आयन ट्रांसफर हुआ। स्टेप नंबर 3 में प्रोटॉन एक्सचेंज हुआ, या फिर H+ का एक्सचेंज हुआ, उसको ट्रांसफर नहीं बोला, एक्सचेंज हो गया, या फिर हाँ बोल सकते हो ट्रांसफर भी, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रोटॉन एक्सचेंज ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अब देखो, एक बनता है अल्कोहल और एक बनता है क्या, आप लोगों का सॉल्ट। अब अगर मान लेते हैं ये क्वेश्चन हम लोगों को पेपर में आता, तो क्या मैकेनिज्म लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्या लिख लो, लेकिन मैकेनिज्म लिखने में टाइम लगेगा। तो इस क्वेश्चन की क्रॉस कैनिज़ारो की बड़ी ही प्यारी सी सुंदर सी भाषा की ट्रिक है। वो देखो, ट्रिक आप लोगों के पास कुछ इस प्रकार से है कि आप एक काम करिए, आपके पास जो ज़्यादा इलेक्ट्रिक हो, हम क्या करते हैं एल्डिहाइड में चूज़ करते हैं ना कि कौन से एल्डिहाइड पे अटैक होगा, तो हम रूल बना लेते हैं, OH निगेटिव जिस एल्डिहाइड पे अटैक करता है, कल भी बनाए थे ये रूल, वही एल्डिहाइड आगे जाकर एसिड के सॉल्ट में बनता है, ठीक है। और जो रिमेनिंग है, मतलब जो आपका एल्डिहाइड नंबर 2 जो बच गया, लेट्स से अगर एल्डिहाइड नंबर 1 पे अटैक हुआ तो एल्डिहाइड नंबर 2 आपका बच गया है, रिमेनिंग है, तो जो बच गया है वो बची हुई चीज़ आपकी किस में कन्वर्ट हो जाती है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, बस खत्म हो गया नियम। अब इसी नियम के बेसिस पे हम ये क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन में ये पता नहीं ऊपर क्या क्या लिख कर आ गया है, हाँ, कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 2 प्रोडक्ट बनेंगे, मार्जिन खींच लो, मैं सिर्फ स्टार्टिंग के 3 सॉल्व करके दिखा रही हूँ, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ये पहले वाले की मार्जिन ले ली हमने, और उसके बाद अभी मार्जिन आ गई है हमारे दूसरे वाले की, बराबर। अच्छा, पहले वाले में हम लोग क्या बनाएंगे, एसिड वाला सॉल्ट बना लेंगे, और जो दूसरा वाला रहेगा उस दूसरे वाले में हम लोग क्या बना लेंगे, आपका अल्कोहल। अभी प्रवचन दिया है, एसिड का सॉल्ट या सॉल्ट ऑफ एसिड, जो भी तुम बोलो, कौन बनता है, जिस पे अटैक होता है, तो इस वाली स्पीशीज़ का सॉल्ट बनाओ। कैसे बनाएंगे सॉल्ट, उसका pH वैसे का वैसी, ठीक है, उसके pH में कोई चेंज नहीं आएगा, उसका pH वैसे का वैसी, कार्बन वैसे का वैसी, डबल बॉन्ड O वैसे का वैसी, ये जो H है उस H को हटाओ, उसके बदले O निगेटिव लिखो। क्वेश्चन में अगर Na पॉजिटिव है तो Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव है तो K पॉजिटिव।
अब जो बचा हुआ है उसका अल्कोहल बनाओ। कैसे बनाओगे अल्कोहल? उसमें जो आपकी रिंग विंग है उनको तो डिस्टर्ब करो ही मत, तो वैसी रहेंगी। जो CHO है, ठीक है, हमने ट्रिक पढ़ी है, ट्रिक आप लोगों के कौन से वाले चैप्टर में, अल्कोहल्स में, कि जो अल्डिहाइड्स होते हैं उन अल्डिहाइड्स को अगर आपको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो कैसे करते हैं? रिडक्शन होता है ना, अल्डिहाइड से अगर आप अल्कोहल में जा रहे हो, दैट इज व्हाट, रिडक्शन। ये प्रोसेस क्या होती है? रिडक्शन। तो रिडक्शन कैसे करते हैं? ये पाई बॉन्ड तोड़ते हैं, ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे एक हाइड्रोजन, ऐसे करते हैं, सिखाए हैं और तो काम ऑलरेडी। तो CHO जो है आप लोगों का अल्डिहाइड, अल्डिहाइड हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, ठीक है, रिडक्शन करने पे। तो ये क्या हो जाएगा? CHO को हटाओ और CHO के बदले CH2OH लिख दो। अगर आपका सॉल्वेंट KOH ना होकर KOD हुआ तो CH2OH नहीं आएगा, फिर वो CHDO आएगा। याद रखना, कल की क्लास में मैंने पूरा सिखाया है कि ड्यूटेरियम कब आएगा, हाइड्रोजन कब आएगा, वगैरह वगैरह, इसीलिए मैं वाले पार्ट को स्किप कर रही हूँ। बराबर। चलो, इसमें अटैक कहाँ हो रहा है? पहले पे हो रहा है, तो जिस पे अटैक हो रहा है उस वाली चीज़ को कन्वर्ट कर दो सॉल्ट में। तो क्या होगा? C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O नेगेटिव, और ये तुम्हारा Cl वैसे का वैसे ही। अच्छा, बाजू वाला क्या होगा? आप लोगों के अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, तो वही ऊपर वाला, अरे यार एक मिनट कहाँ गया? हाँ, तो ये वही वाला ऊपर वाला वैसे का वैसे ही। अच्छा, इस बार अटैक कहाँ हो रहा है? इस बार अटैक सेकंड नंबर पे हो रहा है, तो जो सेकंड नंबर पे अटैक हो रहा है उसको कन्वर्ट करोगे किसमें? आपके करस्पॉन्डिंग एसिड में या एसिड के सॉल्ट में। तो ये NO2 यहाँ पे आ गया C डबल बॉन्ड O और ये O नेगेटिव, और बाजू में क्या था? ये वाला था ऊपर वाला, इसको किस में कन्वर्ट करना है? अल्कोहल में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? रिंग और Cl वैसे ही रहेगा, CHO को हटाओ और CHO की जगह CH2OH लिख दो। बाकी के जो बचे हुए 7 हैं वो तुम कर लेना। खत्म हो गई यहाँ पे आपकी क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन, सिंबल थी। अब इसके बाद जो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा आप लोगों का इंटरामॉलिक्यूलर कैनिज़ारो रिएक्शन। चाहे तो मैं उसको इसी पार्ट में डाल सकती हूँ, बट उसको इस पार्ट में नहीं डालेंगे, नेक्स्ट पार्ट में डालेंगे, ठीक है। और उसके ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं है, हार्डली 10 या 15 मिनट का ही मुश्किल से वीडियो बनेगा, और तो कुछ भी नहीं। 2 या 4 इलस्ट्रेशन ही मुझे लेने हैं। और उसके बाद आप लोगों की एक और रिएक्शन रहेगी जिसे हम लोग कहते हैं सूडो कैनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है, सूडो कैनिज़ारो। और सूडो कैनिज़ारो रिएक्शन का ही नाम होता है टिस्चेंको रिएक्शन, बराबर, टिस्चेंको रिएक्शन, बराबर। यानी कि मैं अभी लगे तो थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। हम लोग क्या बोलते हैं कि सिर्फ वही अल्डिहाइड्स, आपके वो ब्यूट्रल अल्डिहाइड को छोड़कर जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो कैनिज़ारो देते हैं। बट मान लेते हैं अगर किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन है, जैसे कि एल्डोल के वालों के पास होता था, अगर तुम्हें ऐसे सबस्ट्रेट से जबरदस्ती रिएक्शन करवानी हो तो फिर क्या? तो ऐसे सबस्ट्रेट्स जिनके जो एल्डोल के हैं और एल्डोल वालों से अगर तुमको कैनिज़ारो का प्रोडक्ट होना, तो कैसे निकालोगे उनसे कैनिज़ारो का प्रोडक्ट? बताओ। तो एल्डोल वालों से कैनिज़ारो की मैकेनिज्म फॉलो करवाना इज नोन एज टिस्चेंको रिएक्शन। इसे हम लोग सूडो कैनिज़ारो रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो कल 2 चीज़ें पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कैनिज़ारो और दूसरा पढ़ेंगे टिस्चेंको रिएक्शन, जिसको हम लोग सूडो कैनिज़ारो रिएक्शन कहते हैं, बराबर। ये 2 चीज़, और उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी ताकि तुम्हें आइडिया हो कि पेपर में अगर चीज़ें आपके पास आए तो आपको उन चीज़ों को किस तरीके से डील करना है या फिर किस तरीके से सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चंस मैं करके दिखाऊंगी और कुछ क्वेश्चंस तुम लोगों के होमवर्क में दिए जाएंगे ताकि तुम अपना अपना अटेम्प्ट रेडी रख सको, ठीक है। तो फिर बस ये वाला वीडियो हम लोग यहाँ पे ओवर करते हैं। और इसके अलावा क्रॉस कैनिज़ारो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में है तो उसको अच्छे से पढ़ लेना। इसको ऐसा मत करना कि अरे यार ये वाला वीडियो नहीं देखना चाहिए या इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और बाकी आई डोंट थिंक कि तुम्हारे बोर्ड्स में कुछ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो अभी 2 या 4 दिन जो वीडियोस आएंगे वो ऑब्वियसली बोर्ड वालों को देखने की ज़रूरत नहीं है, वो सभी वही लोग देखेंगे जिनका JEE के एग्ज़ाम से वास्ता है या फिर थोड़ा बहुत भी जिनको एक्स्ट्रा जानकारी लेने की नीड है, अदरवाइज उसको मत करो, ठीक है। अभी हार्डली 1 हफ्ता मुझे और लगेगा हमारा अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स वाला चैप्टर फिनिश करने में। मैं एक बार किताब में से देख लूँगी कि क्या क्या चीज़ें मैंने करवाई हैं, क्या क्या मेरे से छूट गया है, और उसके बाद हम लोग कम से कम आराम से
इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, भरपूर प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, जिसको तुम लोगों को भी अपने दिमाग में ठूस ठूस के भरना है, ठीक है, कि क्या कैसे वगैरह। तो अभी अपना कैसा सवाल रटते चलो, और जो पुरानी रिएक्शंस हो चुकी हैं केमिस्ट्री में उनको भी पढ़ते चलो। इससे क्या होता है कि अगर आप पुरानी चीज़ें डेली रिवाइज करते जाओ, इसको डालने से ये होता है, इसको इसकी ये ट्रिक है, तो इससे क्या होता है, चीज़ें रिवाइज होती जाती हैं और आपको पेपर के दिन तक काफ़ी कॉन्फिडेंट लगता है कि मुझे तो सब आता है। अदरवाइज़ अगर तुम ऑर्गेनिक रिवाइज नहीं करोगे तो मुसीबत में तुम पड़ोगे, चीज़ें नहीं बनती हैं क्योंकि, ठीक है। ओके, तो फिर अभी इस प्रवचन को हम लोग रोकते हैं, तुम लोग अपने अपने काम में लग जाओ फिर।